तो आज हम लोग जो है एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जो हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कौन सा चैप्टर है? थर्ड चैप्टर है, ठीक। और इस चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? धारा वैद्युत बोलते हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर को साइड बुक में कई पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसमें एक पार्ट इन्होंने किया है विद्युत चालन, क्या नाम दिया है? फिर दूसरा इसमें इन्होंने नाम दिया है इलेक्ट्रिक सर्किट, वैद्युत परिपथ, ठीक है। तो ये सब चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, ठीक। तो हम लोग जो आज इसका पार्ट शुरू करने जा रहे हैं वो है विद्युत चालन। इलेक्ट्रिक कंडक्शन। इसमें देखिए कुछ थ्योरेटिकल पार्ट हैं, कुछ छोटे छोटे डिफिनीसन हैं जो बोर्ड के एग्ज़ाम में 1 नंबर में अक्सर आते हैं, ठीक है। तो पहले उन सब पे हम लोग चर्चा कर लें। तो सबसे पहले जो इसमें डिफिनीसन है वो वैद्युत धारा का। किसका है? तो वैद्युत धारा, देखिए जनरल जो डिफिनीसन होती है वैद्युत धारा की क्या होती है कि किसी चालक में आवेश के प्रवाह को, किसी चालक में वैद्युत धारा कहते हैं। लेकिन इसका मैथमेटिकल डिफिनीसन क्या है कि किसी चालक से 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को, किसी चालक से 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को उस चालक से प्रवाहित वैद्युत धारा कहते हैं। तो इसमें यह है कि जैसे मान लीजिए अगर किसी चालक में t सेकेंड में कैपिटल Q कूलाम का आवेश प्रवाहित हो रहा है, t सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में कितना आवेश प्रवाहित होगा? Q/T। तो इसी को हम लोग कहते हैं वैद्युत धारा। आवेश प्रवाह की समय दर को वैद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी हेडिंग डाल दीजिए, या पहले एक साथ पहले समझ लो फिर एक एक करके लिखवाते हैं। तो वैद्युत धारा आप समझ गए। अच्छा, अब देखिए वैद्युत धारा क्या है? सदिश राशि है कि अदिश राशि है? तो जनरली देखिए बच्चे ये कहते हैं, जो याद कर लेते हैं कि वैद्युत धारा क्या, जैसे बुक में आप देखोगे तो लिखा हुआ है अदिश राशि, तो बच्चे ये सोचते हैं कि वैद्युत धारा अदिश राशि है, इसका मतलब इसमें दिशा नहीं होती है। लेकिन ये जो हम लोग की सोच होती है ये गलत है। उसका रीज़न क्या है? देखिए सदिश राशि की सही डिफिनीसन क्या है? सदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ होती हैं जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होती है, और साथ ही साथ जो सदिश योग के त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज के योग के नियम का पालन करती है। तो देखिए वैद्युत धारा में अगर आप कभी भी विद्युत परिपथ में दिखाते हो तो देखिए इस तरह से दिखाया जाता है। हम लोग आप देखते होंगे अक्सर ऐसे दिखाया जाता है कि वैद्युत धारा इस दिशा में बह रही है। तो वैद्युत धारा में आप बोलते हो कि 4 एम्पियर की धारा इस दिशा में बह रही है, तो देखिए उसमें परिमाण भी है साथ में, लेकिन फिर यह अदिश राशि क्यों हुआ? तो उसका रीज़न देखिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए हम 2 चालक तार ले लें, ठीक है, और इन दोनों चालक तारों में मान लीजिए 3 एम्पियर और 4 एम्पियर की धारा आ रही है। कितनी धारा आ रही है? इसके बाद ये जहाँ पर ये जॉइंट हुए वहाँ पर हमने जोड़ करके एक तीसरी तार यहाँ से निकाल दी, तो आप ये देखोगे कि इस तीसरे वाले तार में 4 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर 7 एम्पियर की धारा जाएगी। कितनी धारा जाएगी? अगर ये सदिश राशि होता, वैद्युत धारा अगर सदिश राशि होता तो ये सदिश योग के नियम का पालन करता। और आप जानते हो कि 2 सदिश राशियों के योग का परिणामी का परिमाण इस फार्मूले से दिया जाता है, R = a² + b² + 2ab cos थीटा, cos थीटा या cos अल्फ़ा जो भी है, जो दोनों वेक्टरों के बीच का कोण है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर 2 सदिश राशियाँ हैं और उनका परिमाण जितना था उतना ही हम रहने दें, लेकिन उनके बीच का अगर हम कोण बदलते जाएं तो कोण बदलते जाने से उनका परिणामी भी क्या होगा? तो यहाँ क्या है कि अगर इन दोनों तारों के बीच का कोण अगर आप बदलते जाइए, अभी फ़िलहाल देखिए दोनों के बीच का कोण कितना है? 90 है। तो भैया अगर हम यहाँ 90 रख दें तो cos 90 की वैल्यू 0 हो गई।
तो ये हो जाएगा √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब 9 + 16 25, परिणामी 5 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ कितना गया। आप इन दोनों तारों के बीच का कोण कितना भी कुछ भी कर दीजिए बदल करके, लेकिन आप देखोगे इसमें हमेशा कितनी धारा आएगी, 7 एम्पियर की धारा आएगी। तो इससे ये समझ में आ जाता है कि भैया वैद्युत धारा जो है वो सदिश योग के नियम का पालन नहीं कर रहा है, और इसका योगफल जो है साधारण बीजगणितीय विधि से हो जा रहा है, 4 + 3 =, इसलिए ये क्या है, अदिश राशि है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। तो वैद्युत धारा क्या है, अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होगा, तो आप जानते हैं कि वैद्युत धारा के मात्रक को SI पद्धति में मूल मात्रक माना जाता है। क्या माना जाता है, तो इसका जो है नाम दिया गया है एम्पियर, ठीक है ना। और एम्पियर की जो डिफिनीसन आप लोग जनरली याद करके रखे होंगे फर्स्ट चैप्टर में कि 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच इस तरह करके, वो अभी फिर एक बार आएगा। वो मतलब जो बेसिक वो डिफिनीसन बना कहाँ से, वो आपको बताया जाएगा। वो चैप्टर आगे जब आएगा गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र वाले चैप्टर में आएगा, ठीक है। तो ये तो हम लोग की डिफिनीसन हो गई वैद्युत धारा की। तो एक एक करके हम लोग लिखते जाते हैं कि क्या क्या डिफिनीसन हो गई। तो पहले हम लोग की धारा किसकी हो गई डिफिनीसन, वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट का। अगला जो आ रहा है हम लोग का डिफिनीसन वो है धारा घनत्व। इसको हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी। क्या बोलते हैं। अब ये करंट डेंसिटी क्या है, ये तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि धारा घनत्व जो है चालक के किसी बिंदु का गुण होता है। किसका गुण होता है, तो इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, चालक के किसी बिंदु के। पहले आपको समझा दें तो डिफिनीसन बनाना ज़्यादा आसान होगा। मान लीजिए एक चालक हमने ले लिया, और इस चालक का हमने एक अनुप्रस्थ काट ले लिया जिसका क्षेत्रफल है कैपिटल E। चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, और इस अनुप्रस्थ काट के अभिलंबवत, गौर करिएगा क्या बोला हमने, अनुप्रस्थ काट के अभिलंबवत वैद्युत धारा I एक समान रूप से फैल करके प्रवाहित हो रही है। मतलब ऐसा नहीं कि अनुप्रस्थ काट के किसी भाग पर वैद्युत धारा की कह ले कि इंटेंसिटी ज़्यादा है और कहीं, हर जगह एक समान रूप से आवेश प्रवाहित हो रहा है, इसलिए इसमें वैद्युत धारा हर जगह क्या है, एक समान है। तो मान लीजिए कैपिटल A क्षेत्रफल के अभिलंबवत कैपिटल I एम्पियर की धारा एक समान रूप से प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो कैपिटल A क्षेत्रफल से कितनी धारा बह रही है, तो एकांक क्षेत्रफल से कितनी धारा बहेगी, इसी को हम लोग कहते हैं धारा घनत्व। तो डिफिनीशन क्या बनती है, चालक के किसी बिंदु के अभिलंबवत, चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा को, एकांक क्षेत्रफल से चालक के उस बिंदु का धारा घनत्व कहते हैं। ये बिंदु का गुण होता है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि वैद्युत धारा तो अदिश राशि है, लेकिन धारा घनत्व को सदिश राशि माना गया है। धारा घनत्व को क्या किया गया है, जैसे आपको याद होगा ना, क्षेत्रफल सदिश को, क्षेत्रफल अदिश राशि था लेकिन उसको सदिश बना करके और वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित किया गया। उसी तरह से धारा घनत्व को सदिश राशि परिभाषित करके और इससे भी जो है कुछ भौतिक राशियों को परिभाषित किया गया है, जो अभी आगे आएगा, ठीक है। तो अब आप पूछेंगे कि फिर इसकी दिशा क्या होती है, तो धारा घनत्व की दिशा चालक के उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर आप धारा घनत्व निकाल रहे हो, उस बिंदु पर धन आवेश के चलने की दिशा में या फिर वैद्युत धारा के चलने की दिशा में मानी जाती है। आप जानते हैं कि वैद्युत धारा की दिशा धन आवेश के चलने की दिशा में मानी जाती है, एक मान्यता है। उसी तरह से धारा घनत्व की दिशा क्या मानी गई, जिधर धनावेश चल रहा है या जिधर वैद्युत धारा बह रही है। क्लियर हो गया। तो ये 1 नंबर में बोर्ड के एग्जाम में अक्सर आता है कि धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं, इसको परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। तो इसका मात्रक आप देख ही रहो क्या आ जाएगा, एम्पियर प्रति वर्ग मीटर। ठीक। अगला जो हम लोग का हेडिंग अब आ रहा है वो है वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। क्या आने जा रहा है,
वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। तो वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या है? मतलब किसी पदार्थ से आवेश कैसे प्रवाहित होता है, किसकी वजह से प्रवाहित होता है, और वो कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से पदार्थ जो है वैद्युत धारा के प्रवाह के लिए अलग अलग गुण को प्रदर्शित करते हैं। मतलब किसी पदार्थ से वैद्युत आवेश, वैद्युत धारा बहुत सुगमता से प्रवाहित होती है, कुछ पदार्थों से वैद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं होती है, और कुछ से वैद्युत धारा बहुत लिमिटेड, बहुत थोड़ी मात्रा में प्रवाहित होता है। ऐसा क्यों होता है, उस पर चर्चा होगी। तो उसके लिए देखिए बेसिक पे आइए। देखिए हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना है। अणु जो हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने हैं। और परमाणु में क्या होता है? परमाणु का स्ट्रक्चर क्या है कि परमाणु के केंद्र पर एक नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और इसके चारों तरफ विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते रहते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के नज़दीक वाली कक्षा में परिक्रमा करते हैं, देखिए नाभिक में आप जानते हो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन पर तो आप जानते हो धनावेश होता है, और न्यूट्रॉन आप जानते हो उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? ऋणावेश होता है। कूलाम के नियम से आप जानते हो दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान होता है K × Q1 Q2 अपॉन R²। क्लियर हो रहा है? तो आप देख रहे होगे कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल जो होता है उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जैसे जैसे आवेशों के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उनके बीच लगने वाले बल का मान घटता चला जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के नज़दीक होते हैं उन पर जो है नाभिक के प्रोटॉनों द्वारा उन पर बहुत ज़्यादा आकर्षण बल लगाया जाता है, और जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल कम होता जाता है। तो आप जानते हो कि हमारे पदार्थ जो है तीन भागों में विभाजित किए जाते हैं, एक चालक, एक अचालक और एक अर्धचालक। तो जो हमारे चालक होते हैं उनके परमाणुओं में सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल बहुत कम होता है। इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों को अगर बाहर से थोड़ी सी भी ऊर्जा मिल जाए, चाहे रगड़ करके या गर्म करके, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो परमाणु को छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं और पदार्थ के भीतर ही जो रिक्त स्थान होते हैं उसमें इधर उधर वो गति करते रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को हम लोग कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। और जिन परमाणुओं से ये इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं वो परमाणु फिर हो जाते हैं धनायन। क्या हो जाते हैं? तो जो हमारे चालक होते हैं, चालकों में इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। मतलब आप समझ लें कि चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10⁻29 प्रति घन मीटर होती है। मतलब एक घन मीटर आयतन में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10⁻29, इतने ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए जितने भी हमारे धातु हैं वो आवेश के वैद्युत धारा के बहुत अच्छे सुचालक होते हैं, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे। और धातुओं में जो चालकता का जो क्रम है उसमें सबसे अच्छा चालक किसको माना जाता है? सबसे अच्छा चालक होता है आपका चांदी, चांदी से कम तांबा, तांबे से कम सोना, गोल्ड। चांदी का क्या होता है? Ag, कॉपर Au, और फिर इसके बाद नंबर आता है एल्यूमिनियम का, और इससे कम आता है फिर किसका? लोहा। ठीक है, इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि जहाँ पर अच्छे चालकों की ज़रूरत पड़ती है
वहाँ ज़्यादातर जो है तांबे का यूज होता है, क्योंकि चांदी और सोना का यूज करना जो है महंगा नहीं है भाई, मतलब किसी के बस की बात ही नहीं है। अगर आप चांदी और सोने के तार की वायरिंग करवाएंगे तो खाली वायरिंगें होगा, मकान नहीं बन पाएगा, हवा में वायरिंग होगी, है कि नहीं। चोर जब घर में घुसेंगे तो सबसे पहले जो है तारे नोचेंगे सब कि भैया यहाँ बड़ा सोना और जो है चांदी का यूज हुआ था। तो उस हिसाब से सबसे बढ़िया जो है यूज होता है कॉपर का, फिर जो है एल्यूमिनियम का, और फिर अब आप देखते होंगे कि जो ओवरहेड वायर जो जाते हैं, जो हम लोगों के स्ट्रीट में यूज होते हैं, सड़क पर जो वायर यूज होते हैं, उसमें आप लोग देखते होंगे कि एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। हालांकि एल्यूमिनियम से एक नुकसान है, इसमें ऑक्सीडाइजेशन जल्दी हो जाता है। जल्दी जैसे बारिश होगी तो तुरंत जो है आप देखेंगे कार्बन ले लेता है, कार्बन पकड़ लेगा, तो उससे क्या होता है, चालकता इनकी घट जाती है। लेकिन अब लगाने को तो ये लोग कॉपर भी लगा सकते थे, लेकिन 11th क्लास में हम लोगों ने न्यूमेरिकल लगाया था, पता नहीं आप लोगों को याद होगा कि नहीं, NCERT वाली बुक में न्यूमेरिकल था कि ये जो तांबे का जो वायर होता है इसका वेट बहुत ज़्यादा होता है। मतलब एक, जैसे देखिए, एक निश्चित लंबाई और एक निश्चित अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का 2 वायर लीजिए, एक लीजिए आप कॉपर का और एक लीजिए, तो आप देखोगे दोनों की लंबाई समान होगी, दोनों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी समान होगा, मतलब दोनों की मोटाई भी समान है। लेकिन एल्यूमिनियम वाले का जो वेट होगा, जो इसका भार होगा, ये कॉपर वाले का जो वेट होगा वो एल्यूमिनियम वाले की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। तो इनको अगर आप ओवरहेड वायर में यूज कर दोगे तो आप देखते होगे कि ऐसे ही ये जो वायर यूज होते हैं, ये जब गर्मी का दिन आता है तो आप देखते होंगे अच्छा खासा लटक जाता है। और फिर जब ये कॉपर यूज होता है जो कि इतना हेवी होता है, तो पता चला कि इतना ज़्यादा वो बेंड कर जाता है कि वो हो सकता है कि टच कर जाते या फिर इतना नीचे आ जाते कि भाई वो काफ़ी जो है नुकसानदायक होता है। तो इसी वजह से ये कॉपर का ये लोग जो है ओवरहेड वायर में यूज इसका हम लोग जनरली अपने घरों में करते हैं। हालांकि वैज्ञानिक तो आप जानते हैं कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो हर चीज़ में प्रयासरत रहते हैं कि नहीं भैया इससे भी अच्छा बना दिया जाए, इससे भी अच्छा बना दिया जाए। तो आजकल एलॉयज़ का वो यूज कर रहे हैं, मिश्र धातुओं का, और उन्होंने कुछ ऐसे से मिश्र धातु बना लिए हैं जिनकी चालकता कॉपर से भी अच्छी है। तो अच्छे अच्छे कंपनी जो है हेवेल्स हो गए या बहुत अच्छे और भी बहुत सारी कंपनी हैं, ये सब आजकल जो वायर बना रहे हैं किसका बना रहे हैं, मिश्र धातुओं का। तो उससे क्या होता है कि बिजली की जो कंजम्पशन होती है, जो खपत, देखिए जितना अच्छा चालक होगा उसका रजिस्टेंस उतना ही कम होगा, रजिस्टेंस कम होगा तो हमारे वो इलेक्ट्रिक पावर का जो लॉस है उसको वो कम कर देगा। तो ऐसे ख़रीदने में तो भैया ये सब वायर सस्ते पड़ेंगे जो एल्यूमिनियम वाले हैं, लेकिन जब आप उसको रेगुलर यूज करोगे तो बिजली का जो आपका यूनिट जो उठेगा, जो बिजली पर जो आपका खर्च आएगा वो ज़्यादा आएगा। समझ में आई बात? तो ये रीज़न होता है। तो देखिए ये जो हमारे धातु हैं, इन धातुओं में चालकता बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। अब बात होगी अचालक की। ये धातु हो गए आपके जो कि चालक थे। अचालक, इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक इनको हम लोग बोलते हैं। तो अचालक वो होते हैं जिनसे होकर के वैद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होता है ना। तो अब जैसे अचालक कौन कौन से पदार्थ हैं भाई, और इनके परमाणुओं की क्या खास बात है? तो अचालक में क्या होता है कि इनके परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल इतना ज़्यादा होता है कि इन इलेक्ट्रॉनों को आप इनके परमाणुओं से बाहर आसानी से नहीं निकाल सकते, रगड़ करके या गर्म करके नहीं निकाल सकते। इसीलिए इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन न होने की वजह से इनमें से आवेश का प्रवाह या वैद्युत धारा का प्रवाह भी नहीं होता है। तो इसके उदाहरण क्या क्या हैं? जितने भी आपके ऐसे प्लास्टिक है, रबड़ है, सूखी हुई लकड़ी है, शुद्ध जल है, एकदम प्योर वाटर जिसमें कोई अपमिश्रण नहीं है, कुछ अलग चीज़ नहीं मिली हुई है, तो ये सब जो है शुद्ध मतलब प्योर अचालक होते हैं। मतलब इनसे होकर के आवेश का प्रवाह। अचालक में क्या क्या आ गए आपके? प्लास्टिक हो गया,
रबड़, शुद्ध जल, अभ्रक जिसको इंग्लिश में हम लोग माइका बोलते हैं, ये सब जो है आपके अचालक में आ जाते हैं। और फिर हम लोगों का आता है अर्धचालक। इनको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर्स। अर्धचालक क्या होते हैं? तो नाम से ही लग रहा है कि भैया ये चालक और अचालक के बीच में आते होंगे, है ना। तो अर्धचालक वो पदार्थ होते हैं जिनके परमाणुओं के, जिनके सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल उतना कम भी नहीं होता जितना कि चालकों में, और उतना अधिक भी नहीं होता जितना कि अचालकों में। ठीक है, मतलब इनमें क्या होता है कि सामान्य ताप पर थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन जो है अपने परमाणुओं से बाहर निकल जाते हैं, और थोड़े बहुत वो इलेक्ट्रॉन पदार्थ के भीतर एक जगह से दूसरी जगह चलने के लिए स्वतंत्र होते हैं। मतलब इनकी संख्या बहुत कम होती है, इसलिए इन पदार्थों का कोई व्यावहारिक उपयोग हम लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपको जान करके आश्चर्य होगा कि वैज्ञानिकों को यही तो कहा जाता है कि भैया हमारे जो वैज्ञानिक हैं, रियल में जो गॉड हैं, रियल में जो भगवान हैं, वो कौन है? ये जो चीज़ किसी काम का नहीं है उसको सबसे ज़्यादा काम का बना देते हैं। अब अर्धचालक देखिए हमारे पास क्या क्या है। अर्धचालक हमारे पास कार्बन है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, पीरियोडिक टेबल में चतुर्थ समूह वाले, कौन से जो एलिमेंट्स होते हैं वही आपके अर्धचालक में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे अर्धचालक हैं, ऐसे तो शुरू में कोई इनका यूज होता नहीं था। अब ये कार्बन वगैरह हमारी पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा मात्रा में है, जो कोयले के खदान वगैरह हैं वहाँ से खूब कार्बन निकलता है। अब ये हैं तो क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा, लेकिन इनका यूज नहीं हो पाता था। लेकिन आप फिजिक्स में जो लास्ट चैप्टर आप पढ़ोगे, सेमी कंडक्टर एंड डिवाइसेज, तो आपको पढ़ करके आनंद आ जाएगा कि भैया जो चीज़ सबसे बेकार था उसी को वैज्ञानिकों ने सबसे ज़्यादा काम का बना दिया। आज के डेट में कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है जिसमें इन सेमीकंडक्टर से बने हुए डिवाइसेस का यूज नहीं होता है। समझ गया? ट्रांजिस्टर हो गया, पीएन जंक्शन डायोड हो गया, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाले जो उपकरण हैं जिनको रेक्टिफायर बोला जाता है, दिष्टकारी बोला जाता है, सब में यूज होता है। जितने हमें हमारे इलेक्ट्रॉनिक के सर्किट बनते हैं, ऑस्किलेटर हो गया, स्विच हो गया, जो कैलकुलेटर में, टीवी में ऑन ऑफ करने वाला बटन आप देखते हो, इस तरह के नहीं ना होते हैं वो बटन, स्विच, तो वो सब सेमीकंडक्टर से बने हुए डिवाइस होते हैं। तो जो चीज़ लोग मान के चलते थे बेकार है, उसी को वैज्ञानिकों ने सबसे ज़्यादा, इसकी पूरी कहानी ही है, तो इसीलिए वो अलग से चैप्टर ही बना हुआ है, वहाँ पर हम लोग आएंगे तो उस पर विशेष चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें एक चीज़ होता है अर्धचालक में कि हम लोग जनरली जो खाली स्थान होते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि किसी परमाणु से कोई इलेक्ट्रॉन निकल गया, जैसे मान लीजिए सबसे बारीक कक्षा, अब इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए हम ऐसे डार्क डार्क करके बना दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन है। अब मान लीजिए कि किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा से कोई एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, मान लीजिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो हम लोग जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गए उस जगह की फिर चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों की सोच देखिए अलग तरह से। उनका ये कहना है कि भैया जिस स्थान से इलेक्ट्रॉन निकल गया वहाँ अपनी जगह पर उसने एक खाली स्थान छोड़ दिया, तो खाली स्थान छोड़ दिया तो जब तक वहाँ इलेक्ट्रॉन था तब तक ऋणावेश था वहाँ पर। जब इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल गया तो वहाँ ऋण आवेश की कमी हो गई, अर्थात वहाँ धनावेश का अधिकता हो गया। मतलब जो खाली स्थान बचा वो धनावेश के तुल्य हो गया। ठीक, तो खाली स्थान को वैज्ञानिकों ने फिजिक्स में नाम दिया, हिंदी में कोटर। क्या नाम दिया? इंग्लिश में बोलेंगे तो होल बोलिए या फिर बोलिए कैविटी। ये कोटर वर्ड कहाँ से आया है मालूम है? ये
गांव देहात में लोग यूज करते थे, किसी को याद है? ये कोटर वर्ड का यूज जो है आप लोग पता नहीं किए हो, ये हम लोग तो सुनते आए हैं कोटर वर्ड। वो देखिए कहाँ पर, जैसे पेड़ वगैरह में आप लोग देखते होंगे कि कहीं कहीं याद आ रहा है, तो जो होल बना रहता है तो उसमें आप देखेंगे कभी कभी चिड़ियाँ सब जा कर के उसके अंदर बैठती हैं सर, या कभी कभी सांप भी जो है अंडा खाने के लिए चिड़िया का उसके अंदर घुस के बैठ जाता है। तो उसको जो है गांव देहात में लोग उसी को कोटर कहते हैं। तो वही वर्ड उठा करके इन लोगों ने यहाँ डाल दिया। भाई कहा कि भैया यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इलेक्ट्रॉन निकल गए, वहाँ कौन एक खाली स्थान रह गया। तो भैया खाली स्थान रह गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की टेंडेंसी है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की टेंडेंसी है, मतलब ये किसके तुल्य हो गया? धनावेश के तुल्य हो गया। तो इसी को वैज्ञानिक बोलते हैं कोटर। तो जब सेमीकंडक्टर अर्धचालकों से संबंधित जब चालन की बात होती है तो वहाँ पर ये लोग मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दिखाते हैं Ne से। किससे दिखाते हैं? और कोटरों की संख्या को दिखाते हैं NH से। H का मतलब होल, खाली स्थान। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि जो हमारे अर्धचालक होते हैं उसमें आवेश का प्रवाह दो तरह से होता है, एक इलेक्ट्रॉनों की वजह से और एक, अब आप कहेंगे कोटर की वजह से कैसे? मान लीजिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर भाग गया, अब यहाँ पर एक खाली स्थान रह गया, तो अगर इस वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर से थोड़ी सी एनर्जी अगर मिल जाए तो वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, उस ऊर्जा को ग्रहण करके, और वो इस वाले खाली स्थान को भरने के लिए जंप कर जाएगा। तो जब ये यहाँ जंप कर जाएगा तो कोटर तो फिर यहाँ पहुँच गया ना। तो जिधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कोटर उसके विपरीत जा रहा है, इसीलिए इसको धनावेश के तुल्य माना जाता है। कहानी समझ में आ रही है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग Ne से दिखाते हैं और कोटरों की संख्या को NH से दिखाते हैं। तो ये अगर आपको बुक में कहीं दिखता है तो घबराइएगा नहीं, आप समझ गए कि क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों की चर्चा होगी तो चालक, अचालक, अर्धचालक, ये सब आप समझ गए। अब हम लोगों का जो अगला जो टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, छोटे छोटे डिफिनीसन हैं, वो है माध्य मुक्त पथ, श्रांति काल, है ना, और फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग, इन सब पे चर्चा होगी। तो माध्य मुक्त पथ, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मीन फ्री पाथ। ये टॉपिक हो जाए दो। माध्य मुक्त पथ क्या बोलते हैं? मीन फ्री पाथ। दूसरा है श्रांति काल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। और तीसरा है आपका अपवाह वेग। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर हो रहा है? तो ये माध्य मुक्त पथ क्या होता है? मीन फ्री पाथ। देखिए, हमने आपको बताया कि अगर हमने कोई धातु मान लीजिए लिया हुआ है, उसके किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकला, तो जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकला वो परमाणु तो धनायन बन गया, और जो इलेक्ट्रॉन निकला वो परमाणुओं के बीच बीच में जो गैप है, बहुत, जैसे हम लोग के अनुसार तो भैया बहुत छोटा गैप होगा, लेकिन उन इलेक्ट्रॉनों की तुलना में गैप क्या है? बहुत बड़ा है। तो वो जो छोटे छोटे गैप हैं, उस गैप में इलेक्ट्रॉन इधर उधर गति करते रहते हैं। इधर उधर देखिए कैसे, मान लीजिए ये हमने एक चालक ले लिया, अब ये चालक तो भैया पूरा ठोस है ना, तो इसमें जो गैप होंगे बहुत हल्के हल्के गैप होंगे। और मान लीजिए यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रॉन है। अब जानते हैं इलेक्ट्रॉन जो है ठीक उसी तरह से व्यवहार करते हैं जिस तरह से हमारे गैस के अणु करते हैं। गैस के अणु होते हैं ना कि एटमॉस्फेयर से, वातावरण से ऊष्मा को अवशोषित कर लिए, और जैसे ही कोई भी अणु या परमाणु ऊष्मा को अवशोषित करता है तो उसको मिलती है काइनेटिक एनर्जी। क्या मिलती है? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा मतलब वेग, है ना। तो जो धनायन होते हैं, ठोसों के जो धनायन होते हैं, तो वो इधर उधर गति तो कर नहीं सकता, तो वाइब्रेट करते हैं, तो उनके पास जो है वाइब्रेशन वाली काइनेटिक एनर्जी होती है। और इलेक्ट्रॉन के पास स्थानांतरीय वाली होती है, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह भागते हैं। तो जानते हैं क्या होगा, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है, उसको वातावरण से ऊष्मा मिली, उस ऊष्मा को ग्रहण करके वो भागा इधर,
इधर गैप मिला तो उधर भागा, लेकिन जैसे ही आगे जाएगा उसके मार्ग में कोई ना कोई धनायन आ जाएगा, फिर वो धनायन से क्या होगा, टकराएगा, टकरा करके फिर छटक करके दूसरी दिशा में जाएगा, फिर वहाँ पहुँचेगा, फिर वहाँ एक ठो उसको धनायन मिल जाएगा। समझ रहे हैं बात भाई? वो भीड़ भाड़ वाली जगह ना, मतलब ऐसे समझो कि आप जो है किसी, जैसे मान लीजिए अपने DLW में वो जो रावण दहन होता है तो कितनी भीड़ वहाँ उमड़ती है, आप लोग देखे होंगे। अब उस भीड़ वाली जगह में क्या आप कल्पना कर सकते हो कि आप दौड़ पाओगे? आप जैसे ही दौड़ने की कोशिश करोगे सामने कोई ना कोई आ जाएगा और वहाँ से टकराएंगे, फिर आपको जिधर गैप मिलेगा फिर उधर भागेंगे। कहानी समझ में आ रही है? तो सेम वही चीज़ होता है कि इतनी भीड़ है यहाँ पर धनायनों की और साथ में इलेक्ट्रॉनों की इतनी ज़्यादा भीड़ है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन सोचता है उसके पास, जब उसको गतिज ऊर्जा मिलती है और वो गति करता है, जैसे ही भागता है तो सामने कोई ना कोई धनायन मिल जाता है, फिर उससे टकराता है, फिर दूसरी दिशा में भागता है, फिर वहाँ कोई ना कोई धनायन मिल जाएगा, फिर वहाँ टकराएगा, फिर भगेगा, दूसरी दिशा में आएगा। और इस तरह से क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन धातु के भीतर इधर उधर इधर उधर गति करते रहते हैं और एक निश्चित समय में आप किसी इलेक्ट्रॉन का विस्थापन देखोगे तो आपको 0 मिलेगा। एक निश्चित समय में इलेक्ट्रॉन का नेट विस्थापन क्या होगा? तो भैया जब इलेक्ट्रॉन का नेट विस्थापन होता तभी ना आप कहते कि आवेश प्रवाह की समय दर वैद्युत धारा है। यहाँ तो एक निश्चित समय में इलेक्ट्रॉन का कोई नेट विस्थापन हुआ ही नहीं। तो इसलिए आप याद रखेंगे कि किसी भी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग शून्य होता है। क्या होता है? ऊष्मीय वेग शून्य होता है। इसी वजह से कोई धारा प्रवाहित अपने से नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये डिफिनीशन यहाँ आपको बता दें, माध्य मुक्त पथ। तो धातु के किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा धातु के धनायनों से दो क्रमागत टक्करों के बीच तय की गई औसत दूरी को, भाई औसत वर्ड इसलिए यूज किया गया ना कि हो सकता है कि एक धनायन से दूसरे धनायन के टक्कर का दूरी कुछ और हो, दूसरे से तीसरे का, तीसरे से चौथे का, तो इसीलिए एवरेज निकालिए। तो धातु के किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन का धातु के दो धनायनों से क्रमागत टक्करों के बीच जो औसत दूरी तय होती है उसी औसत दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? श्रांति काल क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम। तो श्रांति काल में क्या होता है कि धातु के किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा धातु के दो धनायनों से, या ऐसे कह लें कि धातु के धनायनों से दो क्रमागत टक्कर के बीच दो लिए गए औसत समय को लिए गए श्रांति काल कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। इसको टाउ से दिखाते हैं, इसको लैम्डा से दिखाते हैं। ये माध्य मुक्त पथ हम लोग 11वीं क्लास में गैसों के अणुगति सिद्धांत में अणुओं के बारे में भी बात कर चुके हैं। अपवाह वेग, या इसको पहले ये लोग जो है अनुगमन वेग भी बोलते थे, आजकल जो है इंग्लिश में याद रखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी डिफिनीशन अक्सर एग्जाम में आती है। क्या बंद हो गया क्या? तो अपवाह वेग देखिए क्या होता है, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। इसकी डिफिनीशन याद करने की बजाय बना करके सीखना ज़्यादा अच्छा है। देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई एक चालक है, इस चालक के सिरों को आपने एक बैटरी से जोड़ दिया है। किससे जोड़ दिया? अब बैटरी द्वारा आपने एक विभवांतर कैपिटल भी स्थापित कर दिया। तो जब आप विभवांतर स्थापित करोगे तो ये देखो, ये प्लस पे हो गया, ये किस पे हो गया?
तो जब आपने विभवांतर स्थापित किया तो सीधी बात है कि वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर से किधर होगी? तो जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो जो धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उन पर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक बल लगने लगेगा ना। इस बल के कारण आप जानते हो कि बल उत्पन्न होगा तो फिर त्वरण भी उत्पन्न होगा। तो जैसे ही ये बल लगेगा इलेक्ट्रॉन पर तो इलेक्ट्रॉन त्वरित गति करने लगेगा। क्या करने लगेगा? लेकिन भैया ये त्वरित गति स्टार्ट तो किया, लेकिन क्या इसका वेग बढ़ पाएगा लगातार? तो आप वैसे ही समझ लें कि जैसे DLW के कंदवा गेट से आप DLW इंटर कॉलेज तक जाना चाहते हो, रोड एकदम खाली है, तो आप अपनी स्पीड समझ लो कितना तेज़ आप साइकिल चला सकते हो। लेकिन वही आप चले गए सब्जी मार्केट में DLW के, और शाम का समय है, वहाँ बहुत भीड़ लगी हुई है, तो जितने समय में आप कंदवा गेट से लेकर के इंटर कॉलेज तक की दूरी आपने तय की है, मतलब उतनी ज़्यादा दूरी कितने कम समय में आपने तय कर ली। और फिर जब आप मार्केट में जाओगे तो मार्केट के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में वो दूरी बहुत कम होगी, लेकिन इसकी तुलना में टाइम आप बहुत ज़्यादा ले लोगे। तो कंदवा गेट से DLW इंटर कॉलेज के चौराहे तक का जो आपका एवरेज स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, दूरी ज़्यादा तय हुई, समय कम लगा। लेकिन जब आप मार्केट में पहुंच गए तो दूरी बहुत कम हो गई, समय बहुत। तो वही कहानी देखिए यहाँ होगी कि जब इलेक्ट्रॉन पर बल कार्य करेगा तो ये त्वरित गति करने लगेगा, लेकिन ये धातु के धनायनों से क्या होगा? बार बार टकराएगा। तो टकराने के कारण क्या होगा कि छोटी सी दूरी तय करने में इसको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। मतलब आपको दिखा दें कि ये कैसे कैसे जाएगा। कभी यहाँ से गया, मान लो इधर आया, सामने कोई धनायन आ गया, टकरा के इधर भागा, फिर कोई धनायन आ गया, फिर टकरा करके इधर आया। बल हमेशा इधर ही लग रहा है, टकरा रहे हैं बार बार, लेकिन समझिए कि कोई रस्सी पकड़ के हमको खींचे जा रहा है। तो टकराएंगे, इधर उधर गिरेंगे, लेकिन होते होते पहुंच तो जाएंगे जिधर रस्सी लगा के खींच रहा है। तो उसी तरह से समझ लें कि रस्सी लगा के खींचने का मतलब कि ये बल लग रहा है कंटिन्यूअस उस डायरेक्शन में, तो बार बार टकरा रहा है, इधर उधर करते करते छोटी सी दूरी तय करने में बहुत ज़्यादा वक्त लिया, लेकिन पहुंच गया। तो एक छोटी सी दूरी को तय करने में इसने बहुत ज़्यादा समय ले लिया, इसलिए इसको चालक तार की लंबाई की दिशा में एक बहुत छोटा सा वेग ही मिल पाया। इसी छोटे से वेग को हम लोग क्या कहते हैं? अपवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अब ये पूरी कहानी को एक डिफिनीशन में बनाइए। देखिए कैसे कि जब किसी चालक तार के सिरों के बीच बैटरी द्वारा विभवांतर स्थापित करते हैं तो चालक के भीतर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस वैद्युत क्षेत्र के कारण चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक बल कार्य करने लगता है, जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन त्वरित गति करने लगते हैं। परंतु ये इलेक्ट्रॉन धातु के धनायनों से बार बार टकराते हैं और टक्कर के कारण बैटरी से ली गई ऊर्जा को खोते रहते हैं, जिससे इन इलेक्ट्रॉनों को चालक तार की लंबाई की दिशा में एक छोटा नियत वेग ही मिल पाता है, जिसे मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। कहानी समझ में आ रही है?